दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत की जलीय सीमा और समुद्र तटीय राज्य। प्रायः सभी परीक्षाओं में यहाँ से एक दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत की जलीय सीमा और समुद्र तटीय राज्य। दोस्तों, भारत की जो तट रेखा है बहुत लंबी है और इसकी लंबाई लगभग 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई, तो याद रखिएगा, भारत की तट रेखा बहुत लंबी है और इसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। जो मुख्य भूमि और द्वीप, इसमें मुख्य भूमि और द्वीप दोनों ही शामिल हैं, यानी 7516.6 किलोमीटर में। और पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर से भारत की तट रेखा लगती है। और अगर देखे जाएं तो समुद्र तट 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। और इसमें अगर हम सबसे पहले भारत की जलीय सीमा की बात करें तो एक होता है आधार रेखा। जलीय सीमा में एक है आधार रेखा, जिसको बेस लाइन कहते हैं। तो इसको आप समझिएगा कि अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसको आधार रेखा कहते हैं। और क्षेत्रीय सागर किसे कहते हैं, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से जुड़ा है जलीय सीमा से क्षेत्रीय सागर। तो याद रखिएगा, किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहते हैं और क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है। तो क्षेत्रीय सागर आधार रेखा से जो समुद्र की ओर या सागर की ओर की दूरी होती है उसको क्षेत्रीय सागर कहते हैं। और इसी तरह एक और टर्म आता है इसी में, जलीय सीमा में, आंतरिक जल। तो आपको जानना जरूरी है कि आंतरिक जल क्या है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, स्थली भाग और आधार रेखा के बीच, यानी यहाँ पर नोट कर देते हैं, स्थली भाग और आधार रेखा के बीच के महासागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। तो ये जो है जलीय सीमा के प्रमुख टर्म थे और उनकी विशेषताएं थीं। अब आइए जान लेते हैं भारत के जल क्षेत्र से संबंधित जो प्रमुख टर्म हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो भारत का जल क्षेत्र है उसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी आती है प्रादेशिक जल क्षेत्र या क्षेत्रीय सागर। इसको यहाँ पर हम नोट करेंगे, प्रादेशिक जल क्षेत्र। प्रादेशिक जल क्षेत्र या क्षेत्रीय सागर भारत के संबंध में किसे कहते हैं, इसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार इस क्षेत्र में होता है। सभी संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार जो है ये प्रादेशिक जल क्षेत्र में होता है और इसका जो विस्तार होता है वो आधार रेखा हमने पढ़ा था कि अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। और प्रादेशिक जल क्षेत्र का जो विस्तार होता है आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होता है ये जो है ये प्रादेशिक जल क्षेत्र कहलाता है और इसमें सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार भारत को है। दूसरा, संलग्न क्षेत्र एक होता है। इसको जानना है कि संलग्न क्षेत्र किसे कहते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो संलग्न क्षेत्र ये आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होता है इसके बीच संलग्न
क्षेत्र या समीपस्थ मंडल स्थित होता है। और इसकी विशेषताएं ये होती हैं कि इसमें आप्रवासन कानून, देखिए आप्रवासन कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरणीय स्वच्छता, इसके अलावा राजकोषीय कानून जो है इस क्षेत्र में लागू होते हैं। तो जो संलग्न क्षेत्र या समीपस्थ क्षेत्र होता है ये आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील का क्षेत्र होता है। इसमें आप्रवासन कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरणीय स्वच्छता और राजकोषीय कानून लागू होते हैं। एक और टर्म आता है इसी में जलीय सीमा में भारत के जल क्षेत्र से संबंधित, जिसको हम कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है ये आधार रेखा से, याद रखिएगा, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होता है इनके बीच होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें जो है भारत को प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन आदि का अधिकार होता है। इसके अलावा जो कृत्रिम द्वीप होते हैं या बनाए गए द्वीप होते हैं उनकी स्थापना का अधिकार होता है। समुद्री पर्यावरण और सुरक्षा की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा दी गई अधिकारिता का जो क्षेत्र है वो इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में शामिल होता है। यहाँ पर जो अधिकार मिले होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रदान की गई अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो ये था भारत की जलीय सीमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और दूसरा प्रमुख भाग जो हमने ये जानने की कोशिश की है इस वीडियो में कि भारत के तट रेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, भारत के प्रमुख क्या सभी सब तटीय राज्य या तट रेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं ये जानना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हमने चर्चा किया था कि भारत में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो तट रेखा से जुड़े हैं। राज्यों में गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार की तट रेखा सबसे लंबी है। तो सामान्य तौर पर भारत के 9 तटीय राज्य सबसे पहले जान लेते हैं। भारत के 9 राज्य हैं जो कि तट रेखा वाले राज्य हैं। तो सबसे पहला जो है ये हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, याद रखिएगा, साथ साथ याद करते चलिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु, ये यहाँ पर 6 राज्य हो गए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, मैं नोट कर दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये भारत के 9 राज्य हो गए। ये टोटल 9 राज्य हो गए जो कि तट रेखा वाले राज्य हैं या भारत के समुद्र तटीय राज्य हैं। याद करिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं जो कि तट रेखा वाले राज्य हैं। और अगर केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो इसमें दादरा नगर हवेली, दमन दीव, तो ये पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश थे लेकिन अब 1 हो गए हैं। दादरा नगर हवेली और दमन दीव एक राज्य हो गया। दूसरा हो गया पुडुचेरी, तीसरा हमारा हो गया लक्षद्वीप और चौथा राज्य आप जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि हमारे यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि भारत के तटीय राज्यों में शामिल हैं। भारत के जो भी चाहे केंद्र शासित और तटीय तटरेखा वाले राज्य हैं, उनमें सबसे लंबी जो तटरेखा है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। तो यहाँ पर लंबाई के क्रम में भी देख लेते हैं 60 में। तो केंद्र शासित प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज मिलाकर दोनों इसमें अंडमान निकोबार, इसकी तटरेखा की कुल लंबाई जो है 1962 किलोमीटर है। ये तो संपूर्ण में, लेकिन गुजरात जो है हमारा, गुजरात राज्य जो है ये राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा है। इसकी लंबाई 1214.70 किलोमीटर है। इसके अलावा जब हम देखेंगे तो इसमें आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। आंध्र प्रदेश की तटरेखा जो है ये 973.70 किलोमीटर है। याद रखिएगा। आंध्र के बाद तमिलनाडु है। तमिलनाडु की तटरेखा 906.90 किलोमीटर है। इसके अलावा तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र की जो तटीय तटरेखा है 652.60 किलोमीटर, ये भी काफ़ी लंबी तटरेखा है। और इसके अलावा केरल, महाराष्ट्र के बाद केरला आता है, जिसके तटरेखा की लंबाई 569.70 किलोमीटर यानी 569.70 किलोमीटर है। ओडिशा की तटरेखा 476.40 किलोमीटर है और ये बहुत अधिक संवेदनशील है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से उठने वाले बहुत सारे तूफान ओडिशा को प्रभावित करते हैं। ओडिशा के बाद कर्नाटका का स्थान आता है। इसका जो समुद्र तट है या तटीय रेखा है 280 किलोमीटर है। कर्नाटक के बाद वेस्ट बंगाल की तटरेखा 157.50 किलोमीटर है। और आगे बढ़ते हैं तो वेस्ट बंगाल के बाद आप जान लीजिए लक्षद्वीप की जो तटरेखा है ये द्वीप ही है, 132 किलोमीटर है। लक्षद्वीप के बाद राज्यों में सबसे छोटा गोवा है। गोवा की तटरेखा 101.0 किलोमीटर यानी 100 या 101 किलोमीटर। और जब हम लास्ट में देखेंगे दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप, तो इनकी कुल लंबाई 42.50 तटरेखा की लंबाई है। और पुडुचेरी यहाँ पर पुडुचेरी जो है ये आप देख सकते हैं 47.60 किलोमीटर तटरेखा इनकी है। और अगर हम देखें समुद्र तट की तटवार लंबाई, तो सबसे अधिक लंबाई जो है राज्यों में गुजरात की है और उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा आते हैं। और ऐसे यूनियन टेरिटरीज में अंडमान निकोबार सबसे पहले पर 1962 किलोमीटर तटरेखा की लंबाई है। लक्षद्वीप 132 किलोमीटर, इसके बाद पुडुचेरी 47.6 और फिर दमन दीव दादरा नगर हवेली दमन दीव 42.5 किलोमीटर ये तटरेखा की लंबाई है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं भारत की तटरेखा, और तटरेखा जो होती है ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भारत की पूर्वी और पश्चिमी तटरेखा की विशेषताएं अलग अलग हैं। पश्चिमी तटरेखा कच्छ के रण से कन्याकुमारी तक अरब सागर में,
और पश्चिमी घाट के बीच एक सकरी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। और पूर्वी तट जो है वो कन्याकुमारी से सुंदरबन तक पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच फैला हुआ है। और भारत का जो तटीय मैदान है उसका बड़ा हिस्सा उपजाऊ मिट्टी से ढका है, जिस पर कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और समुद्र तट जो है ये हमको लैंड लॉक्ड होने से बचाता है, यानी जिसकी हमारा देश विविधतापूर्ण देश है। यहाँ पहाड़, पठार, नदी, झील और तरह तरह के जलवायु और मौसम हैं। समुद्र तट की जो लंबाई होती है वो बड़े और छोटे बंदरगाह से भरी हुई है। ये व्यापार की बढ़ोतरी करने में मदद करते हैं। और जो तटीय क्षेत्र है वो कई प्रकार के खनिज जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। और यहाँ पर अवसादी चट्टानों से खनिज तेल मिलता है, जैसे केजी बेसिन और बॉम्बे हाई से। और केरल की तट में मोनाजाइट बालुका की बड़ी मात्रा होती है, जो कि महत्वपूर्ण जो है आणविक खनिज के रूप में है। और साथ ही साथ निचले इलाकों में मछली पकड़ना, नमक उत्पादन तटीय क्षेत्रों की महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। साथ ही साथ ये पर्यटन के भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने भारत की जलीय सीमा, भारत के जल क्षेत्र और भारत के समुद्र तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के तट की लंबाई के बारे में जाना। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। जो भी इसमें टॉपिक हैं, जो प्रश्न हैं, उन सबको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।